तो चलिए एक स्टेप वाइज सॉल्यूशन देखते हैं। मतलब इसमें सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, हम चेक करेंगे कि हमें कितना मार्क्स मिल रहा है। बेसिकली अगर आप डायरेक्ट जो क्वेश्चंस थे जो कि लॉ से उनका कोई लेना देना नहीं था, प्रोविजन फैक्ट ऐसे नहीं लिखना था वो, और बीसीआर जो ये दोनों अच्छे से कर लिया होगा उसको जो है वो आसानी से वो लॉ पेपर कर लेगा। तो देखिए स्टेप मार्किंग में चेक करते हैं कि कितना नंबर आपका आ सकता है। तो लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चंस बिल्कुल मैं इग्नोर करूंगा और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन और पहले बीसीआर को देखूंगा, उसके बाद मैं लॉ बेस्ड वाले पे आऊँगा। तो आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे उस पे। पहला 7 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखिए। इसमें क्या था कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल सूट, मतलब लॉ प्रिवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन पूछा था। तो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, 6-7 हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें है फैमिली सेटलमेंट वाला है, मैरिज प्रपोजल वाला है, ये सब जो जितनी भी थी 7। मान लीजिए इसमें से आप जो है कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ कि आप इसमें से बहुत कम बनाएं, ठीक है। और आपको मतलब पूरा नहीं लिखें तो कितना भी मिलेगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर 3-4 पॉइंट्स भी आप लिखें तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ये 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। अब जैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन सोचिए 7 मार्क्स का, सिर्फ मैं 4 मार्क्स लेकर चल रहा हूँ, मिनिमम लेवल पे चेक कर रहा हूँ। मतलब एकदम लोएस्ट पॉइंट जो होता है ना वहाँ से चेक कर रहा हूँ। दूसरा था कि एलएलपी और इसके पार्टनर्स जो हैं वो लायबल कब होते हैं, इनकी लाइबिलिटीज़ जो है वो कैसे होती है अगर वो फ्रॉड करते हैं तो ये 5 मार्क्स का अगर 2-3 पॉइंट भी आप लिखे होंगे तो 3 नंबर्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो +3 कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सबका काउंट करते चले। मिनिमम लेवल पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने 1-2 पॉइंट्स नहीं लिखा या अगर आप पूरा लिखें तो पूरा आपको मिल सकता है, लेकिन एक मिनिमम लेवल पे पहले मैं चेक कर रहा हूँ। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा और बीसीआर और लास्ट में लॉ बेस्ड वाले पे भी आऊँगा, ठीक है। अगला जो था वो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप से था कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, प्रोसीजर्स बताना था। तो मान लीजिए इसमें भी अगर आपने 6 पॉइंट लिखा है तो आपको तो 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन मान लीजिए कि अगर 1-2 पॉइंट गलत भी है तो लेटर सपोज 4, सिर्फ 4। देखिए मिनिमम लेवल पे मैं जो है ना वो चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम लेवल पे चेक कर रहा हूँ। ओहो ये क्या, मिनिमम लेवल पे चेक कर रहा हूँ। एक में कितना था आपका 4, उसमें लिए थे 3, नेक्स्ट वाले में, और इसमें 4 ले रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इतना कम तो नहीं आएगा। देखिए 4 है ये 5 में से 3 लिया मैं, और ये जो 6 था इसमें से 4 लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो केस बेस्ड वाला। केस बेस्ड वाले में क्या होता है कि आपका गलती रहती है, कभी आप कहते हैं कि प्रोविजन हमने गलत लिख दिया, हमारा कंक्लूजन सही था। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ पहले, ठीक है। उसमें भी मैं आऊँगा। अगला 6 मार्क्स का देखिए, जो बायर का जो है वो सेलर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स है उसके बारे में बात करा है। अगर आपने 3-4 पॉइंट्स लिखा है तो 3-4 नंबर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो लेट अस सपोज आपको 4 मार्क्स मिले, तभी टोटल कितना हो गया। आगे देखते हैं और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, हाँ यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट बिल वाला। देखिए अब लॉ बेस्ड वाले को मैं क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें गलती होती है ना तो सीधे मार्क्स पूरे कटने के चांसेस हाई रहती है, लेकिन यहाँ पे आपके चांस हाई नहीं रहेंगे। थोड़ा सा भी अपना पॉइंट लिखा है तो उसका भी नंबर मिलेगा। अब ये 6 नंबर का है तो मान लीजिए कि ये 6 नंबर का है, इसमें से अगर आप 5 नहीं मान लीजिए, लेटर सपोज 4 इसमें, क्योंकि मिनिमम लेवल पे मैं चल रहा हूँ तो इसमें भी +4, कितना हो गया 19। अभी 19 हो गया। आगे देखिए एक वाइड और वाइडेबल में डिफरेंस पूछा था, इसमें भी अगर आप अच्छे से लिख देंगे तो पूरा 5 देगा, और अगर फिर भी मिस्टेक है तो 3 तो कोई नहीं काट सकता। तो लेट अस सपोज यहाँ पे +3 हमने कर दिया। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो आप यहीं से ही देखेंगे कि 20+ तो यहाँ पे ही हो गया है। तो देखिए अभी मैं लॉ बेस्ड वाले पे नहीं गया हूँ, अब डायरेक्टली मैं बीसीआर पे जा रहा हूँ। क्यों, ताकि आप सब कुछ समझ जाएं अच्छे से। बीसीआर था 7 का है, वो कितने मार्क्स का था, वो मेरे ख्याल से 5 मार्क्स का था, ठीक है। कैसे था, एक एक मार्क्स का पैसेज था, एक एक मार्क्स का पैसेज। अगर इसमें 2 भी अगर गलत होता है, जो कि मैं नहीं मानता कि 2 आपसे गलत होगा, लेकिन लेटेस्ट सपोज 2 गलत है तो फिर भी आपको 3 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, +3, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या था। अगला जो है जिसमें आपसे नोट्स मेकिंग, हेडिंग, सब हेडिंग और समरी की पूछ रहा था, तो ये टोटल 5 मार्क्स का है दोनों। तो लेटेस्ट बोध इसमें भी 3 ही आपका है, ठीक है, सिर्फ 3। देख रहे हैं कितना मिनिमम लेवल पे मैं काउंट कर रहा हूँ, अभी लॉ बेस्ड वाला में नहीं गया हूँ। और जो और करके क्वेश्चन रहता है उसको भी लास्ट में मैं हटाऊंगा, ठीक है। अब आइए, ये बोल रहा था कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो 2 नंबर का है। ये देखिए, कम्युनिकेशन डज नॉट सिंपली इन्वॉल्व सेंडिंग ऑफ मैसेज। तो लेटर सपोज कि इसको आप अटेम्प्ट किया और आपको 1 मार्क्स ही मिले। मैं कितना लेकर चल रहा हूँ, 2 मार्क्स वाले का 1, बिल्कुल 50% लेकर चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए कि 1 +1,
ठीक है, 29 अभी हो गया, अभी लॉ बेस्ड वाला पूरा छोड़ दिया हूँ। और ये देखिए 3 MCQs, लेट्स सपोज कि तीनों में से अगर एक भी आपका सही हुआ, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना था, यही सही हो गया, बाकी दो गलत हो गया, या फिर इसमें से कोई दो गलत हो गया और एक सही हो गया, तो एक ही नंबर और लेकर चलते हैं। ठीक है, सब कुछ देखिएगा आराम से, मैं एकदम मिनिमम लेवल पे चल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ लोग बोलेंगे मैं BCRE अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आपके लिए लॉ बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है वो भी बचा हुआ है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि उसमें जो स्टेप आपको कैसे मिलेगा। अगला प्रिसाइज था, प्रिसाइज कितने नंबर का था, 5 मार्क्स का टोटल। तो ये 5 मार्क्स का था, और लेटेस्ट सपोज इसमें भी आपको 3 ही मिले। अगर आप अटेम्प्ट किए, नहीं भी अटेम्प्ट किया तो कोई बात नहीं है, मैं आगे बताऊंगा कि जो आप लॉ बेस्ड वाले अटेम्प्ट किए होंगे तो उसमें आपको मिलने की चांसेस कितने हैं। तो लेटेस्ट सपोज +3। ठीक है, और आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन था करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में लिखना था ये, और ये कितने मार्क्स का था, ये था आपका 2 मार्क्स का। तो लेटेस्ट सपोज कि यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स ही मिले, मैं बिल्कुल लोअर लेवल पे लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, आगे हमें 34। अगला देखिए MCQ है, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये, और एक नंबर का फिर लास्ट में इनडायरेक्ट वाला ये। तो लेटेस्ट सपोज यहाँ पे भी 3 में से एक ही मार्क्स आपको मिले। देखिए मैं मिनिमम लेवल पे काउंट कर रहा हूँ, स्टेप मार्किंग जो है मिनिमम लेवल पे मैं कर रहा हूँ। आप जो है 2 सही होगा तो आपको पूरा मिलेगा, कि मिनिमम लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं अगला जो था रिपोर्ट लिखना, तो लेटेस्ट सपोज किसी एक क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना रहता है, तो हो सकता है आप 9 इग्नोर किए हों, या फिर 9 में से किसी किसी अलग क्वेश्चन को इग्नोर किया। लेटेस्ट सपोज कि मैंने इसको 5 मार्क्स का छोड़ दिया। ठीक है, 5 मार्क्स का छोड़ दिया, जबकि आप छोड़े नहीं होंगे, फिर भी मैं मान लिया। अगला देखिए, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क कम्युनिकेशन में क्या है उसको बताना था। लेटेस्ट सपोज इसमें 2 में से आपको एक ही मिले, हो सकता है एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए होंगे तो अगला किए होंगे। ठीक है, +1। आगे देखते हैं, ये देखिए फिर से 3 MCQs, 1 मार्क्स वाला। तो इसमें से भी लेटेस्ट सपोज कि आपको 1 ही मिले। देखिए मिनिमम लेवल पे मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि मैं काउंट कर रहा हूँ, जबकि आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अगला देखिए, यहाँ पे जो है ईमेल वाला बात कर रहा था कि ईमेल आपको लिखना है 5 मार्क्स का है। लेटेस्ट सपोज यहाँ पे आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिले, यहाँ पे आपको 4 भी मिलेंगे, इवन 5 मिलेंगे अगर आपने अच्छे से जो है वो बनाया, लेकिन +3 ही ले रहा हूँ। अभी देख रहे हैं 40 हो गया, अभी लॉ बेस्ड वाला पूरा छोड़ दिया हूँ। और यहाँ पे इमोशन के बारे में पूछ रहा है कि इमोशन कैसे बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में, तो इसमें भी लेटेस्ट सपोज कि आपका 1 मार्क्स ही आए, +1। ठीक है, 41 हो चुका है, 40 खत्म। अब फिर से देखिए 3 MCQs यहाँ पे आ चुका है, 1 मार्क्स वाला MCQ जैसा, और एक लास्ट में जो है वो सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो इसमें भी लेटेस्ट सपोज आपको 1 मार्क्स ही मिला, 1 मार्क, जबकि हो सकता है 3 भी आप ला सकते हैं, 2 तो आराम से, लेकिन +1। ठीक है, आगे देखिए, एक क्वेश्चन तो इग्नोर करना रहता है, तो मान लीजिए कि 2 मैं इग्नोर कर दिया, 10 मार्क का सीधे खत्म हो गया। ये बनाए होंगे या पिछले वाला बनाएंगे तो खत्म। तो अब अभी तक आप देख रहे हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। लॉ बेस्ड वाला पूरा छोड़ दिए हैं, और मिनिमम लेवल पे हम इसको काउंट किए हैं, तो हमारा 42 इधर ही आ रहा है। लॉ बेस्ड वाला टोटल इग्नोर किया, और जो BCR में जितना अटेम्प्ट किया उसमें से भी हमने और वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको छोड़ा। फिर भी देख रहे हैं कि मिनिमम लेवल पे भी मैं काउंट कर रहा हूँ, जो अटेम्प्ट किया हूँ उसमें से गलती भी फाइंड कर ले रहा हूँ, तो 40+ तो आ ही जा रहा है। समझ गए। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि कुछ लोग कहेंगे नहीं मैंने BCR पूरा नहीं अटेम्प्ट किया था, तो लॉ बेस्ड वाले में आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि आपको कितने चांसेस हैं मार्क्स मिलने के। तो देखिए, अगर आप लॉ बेस्ड वाले में बात करें तो कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए भाई उसका तो कुछ मतलब नहीं कि भाई मैंने प्रोविजन सही लिखा फिर कंक्लूजन गलत। तो देखिए भाई, एक में ही सारा आंसर आप दिए होंगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज लिखे होंगे, पहले प्रोविजन फिर फैक्ट फिर कंक्लूजन, तो हो सकता है कि स्टेप वाइज जब चेक होता है तो यहाँ पे आपको मार्क्स दे दिया जाए, फिर फैक्ट पे भी मार्क्स दे दिया जाए, और इस पर मार्क्स आपको नहीं मिले। ठीक है, तो ये 4 नंबर का है, तो 1 to 2 मार्क्स इस पर आप लेकर चलिए कि आपको मिलेगा ही। तो 42 और 2 44 हो गया। ठीक है, हो जाएगा ना 44। यहाँ पे 2 मार्क्स ही लेकर चलिए, +2। अब जो लोग अटेम्प्ट नहीं किए वो अपना माइनस करके रखेंगे। ठीक है, कि BCR वो उतना नहीं बनाए थे, तो यहाँ से उनका कम्पेंसेट हो जा रहा है 42 के बाद में। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला कि कितना आपका आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, नहीं अब करूँगा, इतना पे ही खत्म। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे प्रोविजन जो है वो सही लिख दिया, और बाद में जो फैक्ट है वो सही है, आपका कंक्लूजन गलत हो गया, तो मे बी के स्टेप वाइज में 1 मार्क 1 और ये 1 मार्क 2 मार्क्स आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं मैं कह सकता बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टेप वाइज ही चेक होती है इसमें भी। लेकिन अगर आप प्रोविजन ही गलत लिख दिए, तो जब प्रोविजन ही गलत लिख दिए तो फिर इस चीज़ का कुछ मतलब बनता है क्या, नहीं बनता। तो स्टार्टिंग में आपको करेक्ट होने की बहुत जरूरत है। अगर प्रोविजन आपने गलत लिख दिया फिर तो दिक्कत है। जैसे इसमें ये भी क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। अब इसमें स्टार्टिंग में ही आपने गलती लिख दिया,
आपको डिफाइन क्या करना था, अगर आपने एसोसिएट कंपनी को अच्छे से डिफाइन कर दिया तो हो सकता है कि वहाँ पे 1 मार्क मिल जाए। फिर फैक्ट लिखना था, वहाँ पे 1 मार्क मिल जाए। हो सकता है कंक्लूजन गलत हो गया तो वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता अगर आपने कंक्लूजन गलत लिख दिया तो। मे बी ये भी खत्म हो सकता है। यहाँ पे था कि अनडिव इन्फ्लुएंस वाला यहाँ पे बताना था पॉइंट, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप गलत कर दिए, किसी और पॉइंट को लिख दिए तो 0 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने अनडिव इन्फ्लुएंस को अच्छे से लिख दिया तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अनडिव इन्फ्लुएंस के अंदर आप जानते हैं कि सामने वाला केस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 मिलने के चांसेस थे अगर आपने अनडिव इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन किया तो। अगर आपने नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। स्ट्रेंजर वाला ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे एक और लॉ बेस्ड वाला में यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला केस था। क्या था? हाँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला मेरे साथ गलत पड़ गया। ओ, ये पैसे वाला बात था कि सामने वाला जो है वो पे नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अ, बाद में क्या हो गया कि वो रिफ्यूज कर दिया, किस लिए कि प्राइस जो है डिस्कस नहीं किए थे। देखिए, प्राइस इज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हो चुका है और वो ये दिखा रहा है कि प्राइस इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर था, तो उसको जो है वो उसके पास राइट है प्राइस के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपने ये चीज़ नहीं लिखा कि प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये है, अगर वो चीज़ नहीं लिखा तो फिर आपको 4 में से 0 मिलेंगे। क्यों 0 मिलेंगे? क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर को ही आप इग्नोर कर चुके हैं। तो आपको मिलेगा कितना? बिल्कुल 0 मिलेगा, ठीक है। अब 0 मिलेगा इन सेंस कि स्टार्टिंग में प्रोविजन ही आप गलत लिखे हैं। अगला देखिए, ये वाला था कि यहाँ पे अनडिव इन्फ्लुएंस के बारे में लिखना था, तो ये तो 2 मार्क्स का। अगर अनडिव इन्फ्लुएंस को आप एक्सप्लेन कर चुके हैं तो 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। और अनडिव इन्फ्लुएंस को अगर आप एक्सप्लेन किए होंगे तो हम मेरे के हिसाब से आप ये भी लिख दिए होंगे कि हाँ, जो केस किया है वो सही किया है, तो 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने केस वाला गलत कर दिया और ऊपर अनडिव इन्फ्लुएंस सही लिखा तो 1 मार्क ही मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि स्टेप वाइज ही चेक होता है। मैंने कॉपी आप भी देखे होंगे कभी कि लॉ का जो है वो ऐसे ही चेक करता है कि पहला पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट ऐसे। तो ये देखिए, दूसरा था कि ये था फैमिली पिक्चर वाला, तो इसमें जो है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट जो लिखना है। तो इस चीज़ को आपको पकड़ना पड़ेगा कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस देना था तो वहाँ पे प्रोमिसर जो है वो मर चुका है। अब अगर आप यही चीज़ नहीं लिखे कि प्रोमिसर जो है वो अब नहीं रहा, अब जो है वो परफॉर्म करने के साथ नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेबल नहीं रहा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, अगर इस पॉइंट को आप नहीं लिखे होंगे तो आपको तो 0 मार्क्स सीधा मिलेगा। आपको ये चीज़ ज़रूर लिखना था कि ड्यू जो प्रोमिसर मर गया, उसका डेथ हो गया, तो अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। इस चीज़ को अगर आप ऊपर एक्सप्लेन किए होंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर नीचे अगर कंक्लूजन था तो उसमें अगर आपसे गलती हो गया तो 1 to 2 मार्क्स इधर कट जाएगा, लेकिन ऊपर जब आप प्रोविजन में बात सही लिख देते तो आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे उस पे और फैक्ट पे। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप वाला था, तो इसमें आपको लिखना था कि अगर कोई होल्डिंग आउट पार्टनर है तो वो भी पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है और वो भी लायबल होगा। और दूसरा पॉइंट ये देखना था कि अगर आप विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस आप रिटायर हुए हैं तो इस आपको भी जो है वो पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप ये चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 6 मार्क्स का है। अब इसको 6 मार्क्स का बनाने का सिंपल सा मतलब है कि 2 तो पॉइंट जरूर डाला होगा प्रोविजन में। 2 पॉइंट क्या क्या डाला प्रोविजन में? एक डाला कि आर रिटायर हो गया लेकिन यहाँ पे पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो इस चीज़ को आपको लिखना था कि अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते तो आप भी पार्टनर होते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए कि पी ने ई को भी पार्टनर की तरह ट्रीट करवाया सामने, क्रेडिटर के सामने, तो पी भी क्या, ई भी क्या हो जाएगा, ये पार्टनर बाई होल्डिंग आउट हो जाएगा। तो ये पॉइंट अगर आप प्रोविजन में नहीं लिखे हैं तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप प्रोविजन ही गलत लिख दिए तो कंक्लूजन से तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बिल्कुल रेयर है, इवन नहीं ही मिलेगा। अगर प्रोविजन सही रहेगा तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको मार्क्स मिल जाए, लेकिन प्रोविजन गलत है तो फिर तो पढ़ने वाला होगा सोचेगा कि ये तो कुछ और पॉइंट लिखा है, यानी किसी ने ट्रू जो नीचे कंक्लूजन में यस नो लिख रहा था ये तो ऐसे ही लिख दिया। तो स्टार्टिंग के पॉइंट अगर आपके सही होते हैं तो आगे अगर गलत हो गया कंक्लूजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप मार्किंग से चेक होता है। स्टार्टिंग लिखना आपको बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें आपको समझ में आ गया कि 2 पॉइंट लिखना था। एक कि पार्टनर जो है, एक मिनट, एक जो है पार्टनर बाई होल्डिंग आउट बना है, उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना था। दूसरा एक्सप्लेन करना था कि ई जो है वो चुपचाप है। अगर ठीक है ई वाला अगर केस आप नहीं लिखते हैं इन केस तो भी आपको मार्क्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, लेकिन नीचे कंक्लूजन में दोनों बातें लिखनी होगी कि दोनों लायबल होंगे, ठीक है। आगे आइए, यानी कि मेन चीज़ क्या कि प्रोविजन आपको कैसे भी करके सही करना है। अगर वो गलत होगा तो फिर तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस कम है। यहाँ पे ऑप्शन सेल वाला 2 नंबर का था तो यहाँ पे तो आप लिख ही दिए होंगे कि हाँ जैसे हैमर फॉल होता है तभी उसको कंप्लीशन माना जाता है जब ऑक्शनियर डिक्लेयर कर देता है। तो अगला देखिए जेकेएल वाला था, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली लिखना था कि अगर सामने वाला पार्टी सैंपल को उसको मैच नहीं कर पाता, मैच नहीं किया
तो लायबल वो रहेगा। यानी कि बायर के ड्यूटी के बारे में आपको यहाँ पे जरूर एक्सप्लेन करना था। जैसे एक ने लिया, फिर दूसरे को दिया, फिर उसने लिया, तीसरे को दिया, तो यहाँ पे लिखना है कि जैसे ही आप क्वेश्चन नहीं किए, आप मैच नहीं किए सैंपल को, तो आप जो है वो लायबल होंगे। सेवियर टेम्पटर यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एल क्योंकि वहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, उसने इंस्पेक्ट कर लिया तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे सेवियर टेम्पटर वाला केस था, यहाँ पे तो मार्क्स कटना नहीं चाहिए, आप आराम से लिख लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोविजन में आप ये चीज़ नहीं लिखे होंगे कि सैंपल क्या होता है, सेल बाई गुड्स, सेल बाई सैंपल क्या होता है, और इससे इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके लिए सेलर कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, इन पॉइंट को आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने सेल बाई सैंपल को एक बार एक्सप्लेन किया हो, और फिर उस चीज़ को जो है वो नीचे फैक्ट में लिखकर और लास्ट में कंक्लूजन में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया हो कि कैसे जो है वो KNL रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। अगला देखिए, एक और था ये वाला, तो इसमें तो सिंपली आपको एक्सप्लेन करना था स्मॉल कंपनी को और बता देना था कि ये स्मॉल कंपनी है। ठीक है। तब कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैंने प्रोविजन सही लिखा है, कंक्लूजन गलत, तो कंक्लूजन गलत तो हो सकता है 1 to 2 मार्क्स वहाँ कट जाए और आपको 1 मार्क्स ही दिया जाए। तो ओवरऑल मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अगर आपका BCR आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, ठीक है, उसमें 70-80% अटेम्प्ट हुआ। लॉ बेस्ड वाला पूरा आपने किया है, थोड़ा बहुत अगर गलती भी है तो चलेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो जितने सारे थे वो कंप्लीटली आप किए हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ठीक है। और अगर लॉ बेस्ड वाला में अगर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गलती हो गया, तो अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन और BCR पूरा कंप्लीटली नहीं कंप्लीट किए हैं आप, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मतलब मैं क्या कहूँगा, किसी दो में कॉम्बिनेशन बिल्कुल 90% होना चाहिए था, चाहे BCR और डायरेक्ट क्वेश्चन में पूरा अच्छे से करके आए हो, या BCR और लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चन अच्छे से कर आए हो, या लॉ बेस्ड वाले और डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से करके आए हो। तो ये सारे अगर आपका दो कोई कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे लॉ बेस्ड वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, आपका प्रोविजन किसी में गलती हो गया, किसी में कंक्लूजन गलत हो गया, नो प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन जाएगा 5 से 10 मार्क्स कट जाएंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और BCR ये दोनों स्ट्रांग करना था। कुछ लोगों का है कि BCR पूरा छूट गया, तो भाई आप जो है वो रिस्क पे हैं। क्यों रिस्क पे हैं? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उस पर तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 30 to 35 मार्क्स का था वो। लेकिन जो इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि जितना आपने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया उसमें फुल टू फुल मिल जाए। 35 मार्क्स का आपने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया तो 35 ही मिल जाए, नहीं, ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या मैं कहूँ कि तीनों में अगर जिसका कॉम्बिनेशन होगा ना, लॉ बेस्ड वाले में भी एक दो गलती हो गया कोई दिक्कत बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी एक दो गलत होगा बाकी सारे सही, BCR में एक दो क्वेश्चन गलत हो बाकी सारे सही, तो वो अच्छा मार्क्स ला पाएगा। ठीक है। ओवरऑल ऐसा भी ये पेपर था जो कि आपका अकाउंट में अगर आप कुछ गलती किए होंगे तो उसको भी ये कंपेंसेट कर सकता था, रियली कर सकता था। ठीक है। चलिए।